हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। गाइस, इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी वीडियो हमने पहले ही कवर कर ली है। तो गाइस, अगर आपने हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को भी चेक करके आप सभी सब्जेक्ट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई नॉर्मलिटी। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछता है कि नॉर्मलिटी क्या होती है, आप नॉर्मलिटी से क्या समझते हैं। The normality of solution is defined as the number of gram equivalent present in per liter of solution। गाइस, यहाँ पे हमसे कहता है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उस कंपाउंड का कितना ग्राम इक्विवेलेंट मास 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन, जो नॉर्मलिटी है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। मीन्स क्या है कि जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास है किसी भी कंपाउंड का, वो किसी सब्सटेंस के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास है वो कैसे निकालते हैं हम। तो गाइस, जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, जैसे कि मान लो कोई भी कंपाउंड है, तो जब हम उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हमारा होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एसिडिटी और बेसिसिटी। इस फार्मूले से हम उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं और हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाता है। इस तरह से हम उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो चलिए गाइज, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ विल यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो ठीक है गाइस, देखते हैं हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा एक फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू NEB अपॉन में 1000। ये फार्मूला होता है। इससे क्या करते हैं, हम वेट निकाल लेते हैं कि कितना वेट हमें उस कंपाउंड का लेना होगा जो कि हम 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बना सकें, या जितनी भी हमें नॉर्मलिटी दे रखी होगी कि कितना नॉर्मल हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उस हिसाब से हम इसका वेट को फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, NEB। यहाँ पे गाइस नॉर्मलिटी है कि कितना नॉर्मल हमें सोल्यूशन बनाना है, ई हमारा इक्विवेलेंट वेट है, एंड बी है वॉल्यूम कि कितना सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से गाइस हम क्या कर सकते हैं, इसे निकाल लेते हैं। तो W इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल हमारी नॉर्मलिटी है, 40 हमारा इक्विवेलेंट वेट है, एंड 100 ml जो हमारा क्या था, वॉल्यूम इज टू बी प्रिपेयर्ड। जितना वॉल्यूम हमने प्रिपेयर करना था वो वॉल्यूम ले लिया हमने 100 ml अपॉन में 1000। इसको कट किया, कट करने के बाद में हमारा जो वैल्यू निकल के आई है 0.4 ग्राम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम 0.4 ग्राम वेट लेंगे NaOH का और उसे 100 ml वाटर में मिला देंगे, तो हमारा 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमने किसको क्या बोला है। यहाँ पे हमारी जो W है W इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल, N है नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, इसके बाद हमारा E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, एंड B है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। मीन्स जो सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने, जितना वॉल्यूम हमने किसी सोल्यूशन का प्रिपेयर करना है वो हमारा B आ गया। तो गाइस, इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट आर नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। अब गाइस, यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर एक नोट लिखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू डैट डिफाइन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। तो गाइस, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन वैल्यू। ये हमारी डिजिट्स होती हैं। जैसा कि मान लो हमने पढ़ा था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो उसके अंदर हमने मान लो किसी भी कंपाउंड की जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो हमारी क्या आई है, 1.254 उसकी एक्यूरेसी निकल के आई है, उसका नंबर है। तो उसके इस नंबर में कितने फिगर्स, कितना डिजिट्स प्रेजेंट हैं, वही जो डिजिट्स होती हैं वो हमारी होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं कि जो एक्यूरेसी की वैल्यू है उसमें कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आई होप गाइस आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ आ गए होंगे। गाइस, यहाँ पे सारी जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो पॉइंट में आती है, क्योंकि एक्यूरेट बता रहे होते हैं। तो उन एक्यूरेट वैल्यू को बताने के लिए जो नंबर्स, जो डिजिट्स यूज होते हैं या जो फिगर्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो गाइस देख लेते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, हमने डेफिनेशन को देख रखा है गाइस।
अब देख लेते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से पहचानते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे किसी भी नंबर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे हमारा कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.234 हमारा क्या है, ये नंबर है, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट हमारे होते हैं। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट है कि जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसा कि मान लो हमारा नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ गया तो वो हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट है, एंडिंग जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ दे आर अपीयर आफ्टर डेसिमल। जो हमारी एंडिंग जीरोज़ होती हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। उससे पहले क्या होना चाहिए, उनसे पहले हमारा एक डेसिमल आ जाना चाहिए, तो हम जो जीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसके बाद में गाइस है, पावर ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो 10 की पावर होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो गाइस जो 10 टू दी पावर 6 है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 2.4 जो हमारा नंबर है उसमें से ही होंगे। यहाँ पे हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हैं। तो चलिए गाइस, इसके बाद हमारा एक और रूल है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर मान लो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे पाई है, तो पाई के अंदर हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके अंदर हमारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस तरह से गाइस हमारे ये सारे रूल हैं कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हैं। तो गाइस वैसे तो हमसे ये 2 मार्क्स में पूछता है, बट हमने यहाँ पे थोड़ा लेंथी करके बता दिया क्योंकि हमें सारे रूल्स आने चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमसे क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है, हमारे पास नंबर दे देगा, कोई डिजिट दे देगा कि आप अब इसमें पहचानिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें दे देता, तब हमें जब रूल पता नहीं होंगे तो हम किस तरह से उसके सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करेंगे या उसको पहचानेंगे। तो गाइज़ ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें देख लेना अच्छे से। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। चलिए गाइज़, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डिफाइन करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, आ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। गाइज जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी सबका हमें पहले से पता होता है। दीज आर द वेल नोन कंपाउंड, तो हम उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। एंड ये क्या होते हैं, वेरी प्योर रिजेंट यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये वेरी प्योर रिजेंट होते हैं जो हमें किसी भी कंपाउंड के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करते हैं। तो गाइज ये सारे हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। इसके बाद गाइज हमारे कुछ होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड हुज कंसंट्रेशन हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द कंपैरिजन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये गाइज ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी हमें कंसंट्रेशन पहले तो पता नहीं होती है। ये पहले तो क्या होते हैं, अननोन होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन का हमें पता नहीं होता है। बट जब हम इनको किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन करते हैं या किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में इनका टाइट्रेशन करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, देन हम इनकी जो भी क्वालिटी है, इनकी क्वांटिटी या इनकी कंसंट्रेशन का हम पता लगा लेते हैं। और इसके बाद में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होते हैं। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकेंड से कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर विद एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल के साथ में बताना है कि हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच चेंज कलर इन अकॉर्डेंस विद pH आर यूज्ड एज न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर। गाइज ऐसे सब्सटेंस, जैसा कि मान लो कोई सब्सटेंस है जो अपने कलर को चेंज करे अकॉर्डिंग टू pH। अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में डालें तो कुछ और कलर दे, और अगर हम उसको बेसिक मीडियम में डालें तो कुछ और कलर दे। तो जो सब्सटेंस अपने मीडियम के हिसाब से, pH के हिसाब से कलर को चेंज करता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर। एंड दे आर यूज टू टाइट्रेट सोल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट पॉइंट। और ये हमारे टाइट्रेशन में यूज होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो ये उस कंपाउंड के टाइट्रेशन में यूज होते हैं, उस कंपाउंड के एंड पॉइंट को या इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सारे हमारे इंडिकेटर होते हैं। आप गाइस देखते हैं इसके एग्जांपल, हमारे जो एग्जांपल हैं देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल हैं, कौन कौन से एग्जांपल हमारे। तो गाइस यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है एंड फिनोल्फिलीन। दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर यूज इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द टर्म प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। गाइस यहाँ पे हमारे दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड का टाइट्रेशन करते हैं तो उस टाइट्रेशन में हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं, एक हमारे होते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और दूसरे हमारे होते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो इन्हें डिफाइन करते हैं क्या होते हैं। जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं
द वर्ड प्रोटोफिलिक स्टैंड फॉर प्रोटोन लवर। जब इनके पास में कोई प्रोटोन आता है तो उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर बेसिक इन नेचर। जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड डिजोल्व एसिडिक एनालाइट एंड पोसेस हाई एफिनिटी फॉर प्रोटोन। ये क्या करते हैं, जो हमारा एसिडिक एनालाइट होता है उसे बहुत ही जल्दी से डिजोल्व कर लेते हैं। एंड क्या करते हैं, पोसेस हाई एफिनिटी फॉर द प्रोटोन, और प्रोटोन के लिए हाई एफिनिटी शो करते हैं या पोसेस करते हैं। यहाँ पे गाइस हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के हैं। पायरिडीन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है एंड एल्कोहल। ये हमारे सारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हैं। गाइस यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है जिससे हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या है हमारी रिएक्शन। गाइस हमारे पास यहाँ पे एसिड है HB, हमारे पास एसिड है और हमने इसको रिएक्ट कराया जो हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है उसके साथ में। देन क्या हुआ, जो इसने क्या बना लिया, कंजुगेट एसिड बना लिया। जो हमारा सॉल्वेंट था इसने क्या किया, यहाँ से H+ आयन ले लिया। जो हमारा एसिड था, एसिड का H+ आयन इसने ले लिया। तो क्या हुआ, ये प्रोटोन लवर हुआ। इसने एसिड का प्रोटोन को ले लिया और उसके साथ में कंजुगेट एसिड बना लिया। एंड जो हमारा कंजुगेट बेस है वो हमारा अलग निकल गया। तो क्या है, जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं वो एसिड से उसके H+ आयन को ले लेते हैं या प्रोटोन को ले लेते हैं और कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। तो इस तरह से गाइस पूरी रिएक्शन होती है हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, द वर्ड प्रोटोजेनिक स्टैंड फॉर द प्रोटोन जनरेटर। अब ये क्या है, ये प्रोटोन जनरेटर हैं। ये प्रोटोन को जनरेट करते हैं या प्रोटोन को डोनेट करते हैं। एसिडिक इन नेचर एंड डोनेट प्रोटोन। ये एसिडिक नेचर के होते हैं और प्रोटोन को डोनेट करते हैं। एंड दे आर यूज टू डिजोल्व बेसिक एनालाइट। ये हमारे बेसिक एनालाइट को डिजोल्व करने के लिए यूज हो रहे हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेने कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के। आई होप गाइस आपको प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट दोनों ही समझ आ गए होंगे। गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। गाइस यहाँ पे हमसे पूछता है डिफरेंस एंड पॉइंट के बीच में और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर टाइट्रेशन पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का टाइट्रेशन करते हैं, मान लो कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं गाइस, ऊपर हमने ले लिया टाइट्रेंट जिससे हमें टाइट्रेशन करना है और नीचे ले लिया हमने एनालाइड जिसका हमें टाइट्रेशन करना है। तो गाइस होता ऐसा है, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो धीरे धीरे इसमें हम टाइट्रेंट की जो ड्रॉप्स होती हैं इसमें ऐड करते जाते हैं। जब ऐड करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, जो हमारे टाइट्रेंट के मोल्स हैं वो हमारे इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट के मोल्स के इक्वल हो जाए, देन दिस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। हमारा एसिड और बेस दोनों का क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। और गाइस इसके बाद क्या होता है, जब हमने क्या किया, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा निकल के आ गया, इसके बाद में हमारा क्या होता है, हमने अगर इसकी टाइट्रेंट की एक ड्रॉप भी और इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो पीएच होता है उसका पीएच चेंज हो जाता है और उसके पीएच के चेंज होने की वजह से जो हमारा उसके अंदर इंडिकेटर प्रेजेंट होता है वो अपने कलर को चेंज कर लेता है और उसके कलर को चेंज होने के बाद हम पहचान जाते हैं कि उसके अंदर हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो गाइस इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि हमारा एंड पॉइंट कब आता है और इक्विवेलेंस पॉइंट कब आता है। आई होप आप इन दोनों को समझ गए होंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन को मेंशन किया है, आप इनकी डेफिनेशन को देख लेना क्या है इनकी डेफिनेशन। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी। गाइस यहाँ पे हमने डिफाइन करना जो हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्राउनस्टेड एंड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को डिफाइन करना है। तो गाइस एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी एसिड्स आर द मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोटोन को डोनेट कर दें या H+ आयन को डोनेट कर दें उनको हम बोलेंगे एसिड्स। और गाइस नेक्स्ट है हमारा कि बेस क्या होते हैं, बेस इज एनी मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन। मीन्स क्या होता है, बेस क्या कर ले, जो किसी भी प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले उसे हम बेस बोलेंगे और जो H+ आयन को डोनेट कर दे ब्राउनस्टेड एंड लोरी के हिसाब से उसको हम बोलेंगे एसिड। आई होप गाइस आपको यह समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देख लेते हैं 9 क्या है हमारा, गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड एंड बोलार्ड मेथड। यहाँ पे गाइस हमसे प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, मोहर्स मेथड का क्या प्रिंसिपल है और बोलार्ड मेथड का क्या प्रिंसिपल, आप यहाँ देख लेते हैं क्या प्रिंसिपल है इनके। इन दिस मेथड फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेटिंग मेथड इज यूज। इसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेटिंग मेथड यूज होता है जो हमारा टाइट्रेशन का मेथड है। एंड क्या होता है इसके अंदर, a precipitation titration in which silver nitrate is used as titrant and chromate ion used as indicator। इसके अंदर जो हमारा मोहर्स मेथड है इसके अंदर जो हमारा
सिल्वर नाइट्रेट है वो एक टाइट्रेंट की तरह यूज होता है, और जो क्रोमेट है, क्रोमेट हमारा एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उसके अंदर पीपीटी बनता है। अब गाइस जब हम सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट कराते हैं, हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, पोटेशियम क्रोमेट ले लिया। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन के बाद में हमारा क्या बनेगा, सिल्वर क्रोमेट का क्या बनेगा, रेड पीपीटी बनेगा। इस पीपीटी से हमें क्या पता लग जाएगा, जो रेड कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ है इससे यह पता लग जाएगा कि जो हमारी रिएक्शन है, जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से हम इसका जो मोर्स मेथड है इसमें टाइट्रेशन करते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा बोलार्ड मेथड, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई बोलार्ड मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इन मॉडिफाई बोलार्ड मेथड वी एड सम वेटिंग एजेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोबेंजीन। इसके अंदर हम कुछ वेटिंग एजेंट को यूज कर देते हैं। किस लिए यूज करते हैं, जैसा कि गाइस हम जानते हैं जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उसके अंदर पीपीटी बनता है। सिंस AgCl इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनालाइट एंड इट में सोलुबलाइज विच इफेक्ट एंड पॉइंट। अब हम इसके अंदर जो हमारे वेटिंग एजेंट है उनका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टाइट्रेशन चल रहा है उसके अंदर AgCl है। AgCl क्या करता है, AgCl उसके अंदर जो एनालाइट के साथ में क्या हो जाए, सोलुबलाइज ना हो जाए, मीन्स क्या करें, उसके अंदर सोलुबल ना हो, तो उसकी सोलबिलिटी को रोकने के लिए, उसकी सोलबिलाइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारे वेटिंग एजेंट होते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोबेंजीन को ऐड कर देते हैं। एंड ऑन एडिशन ऑफ दीज वेटिंग एजेंट प्रिवेंट द सोलुबलाइजेशन ऑफ AgCl। जो हमारे वेटिंग एजेंट हैं उनका यूज करके हम AgCl के सोलुबलाइजेशन को रोक लेते हैं, क्योंकि जब हमारा वहाँ पे AgCl का सोलुबलाइजेशन होगा तो वहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब पीपीटी हमारा नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट कैसे आएगा, क्योंकि जो हमारा एंड पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर वो हमारे पीपीटी के थ्रू ही तो आता है। जब पीपीटी बनेगा नहीं तो हमारा एंड पॉइंट कैसे आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो मॉडिफाई बोलार्ड मेथड है उसमें हम AgCl के सोलुबलाइजेशन को रोकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ वेटिंग एजेंट। इसके बाद गाइस बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछता है हमसे, डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर। यहाँ पे हमसे पूछता है मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में कि मेटल आयन इंडिकेटर क्या होते हैं। तो गाइस ऐसे इंडिकेटर जो हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल आयन इंडिकेटर। और इसकी एक अलग डेफिनेशन है, आ सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन इट इज बाइंड विद द मेटल आयन इन सॉल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको किसी सॉल्यूशन के साथ में ऐड करते हैं तो वो उस सॉल्यूशन के साथ में जो मेटल प्रेजेंट होते हैं उन मेटल आयन के साथ में ये कंबाइन हो जाए या बाइंड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे मेटल आयन इंडिकेटर। इसके बाद में गाइस क्या होता है हमारा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे मेटल आयन इंडिकेटर के, एरियोक्रोम ब्लैक टी, जो एरियोक्रोम ब्लैक टी है वो हमारा मेटल आयन इंडिकेटर है, एंड म्यूरोक्साइड। ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं मेटल आयन इंडिकेटर के। आप इन दोनों को याद करके जाना गाइस, वहाँ पूछ सकता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइस जो मास्किंग एजेंट होते हैं, दीज आर द एजेंट्स और रीजेंट डेट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ सम कंपोनेंट ऑफ एनालाइट। जो हमारा मिक्सचर है उस एनालाइट के सम कंपोनेंट के साथ में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिएक्शन विथ EDTA। जैसा कि गाइस क्या होता है, जो हमारे मास्किंग एजेंट होते हैं, जैसे कि मान लो जब हम किसी भी कंपाउंड का, कोई मिक्सचर का कर रहे हैं टाइट्रेशन, जो हमारा क्या कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री, जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं हम किसी भी कंपाउंड का, वहाँ पे हमारा मिक्सचर है कोई। अब मिक्सचर के अंदर हमारे दो तरह के कंपाउंड प्रेजेंट हैं, मान लो एक हमारा A है, दूसरा हमारा B है। अब हमने क्या कराना है, हमने एक को प्रोटेक्ट कराना है और दूसरे को रिएक्ट कराना है। ठीक है, हम दोनों को एक साथ हमने नहीं कराना कि हमने एक ही कंसंट्रेशन निकालने की, हमारे पास जो A वाला है उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। तो एक ही कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने A को रिएक्ट करने देंगे और B को क्या कर लेंगे, मास्क कर देंगे। हम ऐसा कोई मास्किंग एजेंट यूज करेंगे जो इस B को, जो हमारा B कंपोनेंट है उसको क्या करे, ये मास्क कर दे या उसे प्रोटेक्ट कर दे। अब क्या होगा, जो हमारा B है वो रिएक्शन में यूज तो नहीं होगा, बट अब जो हमारा रिएक्शन होगी, जो हमारा टाइट्रेशन की रिएक्शन होगी वो हमारे A कंपोनेंट के साथ में होगी, और जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो भी हमारी एक ही कंसंट्रेशन का ही निकल के आएगा। अब गाइस क्या होता है, इसके बाद हमारे आते हैं डीमास्किंग एजेंट। डीमास्किंग एजेंट का क्या यूज होता है, जैसा कि गाइस मान लो हमने इसे क्या मास्क कर दिया, अब इसका मास्क कर दिया, अब क्या होगा, इसका मास्क हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमारे जो एजेंट होते हैं जो इसका मास्क हटाने के लिए यूज हों, मीन्स इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए जो कंपोनेंट हमारे यूज होते हैं, जो हमारे कंपाउंड यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीमास्किंग एजेंट। ये हमारे डीमास्किंग एजेंट होते हैं क्योंकि इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको लेके आ रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डीमास्किंग एजेंट और मास्किंग एजेंट क्या होते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज आर द एजेंट और रीजेंट डेट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद सम कंपोनेंट ऑफ एनालाइड, मीन्स सम कंपोनेंट मीन्स किसी एक कंपोनेंट के साथ में रिएक्शन होगी, ऑफ मिक्सचर मीन्स मिक्सचर है हमारा, बहुत सारे कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम रिएक्शन विद EDTA।
और जो हमारा सम कंपोनेंट के साथ तो रिएक्शन होगी, और जो अदर कंपोनेंट रह गए उनको क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे और उनको रिएक्शन में भाग नहीं लेने देंगे। इसके बाद गाइस हमारे नेक्स्ट होते हैं डीमास्किंग एजेंट। डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट डेट आर यूज टू रिलीज मेटल आयन फ्रॉम मास्किंग एजेंट। क्या करते हैं, रिलीज कराते हैं जो मेटल आयन हमने प्रोटेक्ट कर लिया था, रिएक्शन में हमने उसको यूज नहीं होने दिया था, बट अब जब हम डीमास्किंग एजेंट को देंगे तो वो क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को, उस कंपाउंड को डीमास्क कर देंगे और वो फिर से फर्दर हमारा रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो गाइज इस तरह से डीमास्किंग एजेंट एंड मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन है, आप इनको देख लें अच्छे से। इसके बाद में गाइज बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री। यहाँ पे हमारा ग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल आता है पूछने के लिए, पूछा जाता है हमसे क्या होता है ग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल, देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ द मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच वी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एनालाइट बाई मेजरमेंट ऑफ मास। हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है एनालिसिस का जिसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी का पता लगाते हैं, किसी भी जो एनालाइट है उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं बाई मेजरमेंट ऑफ मास। उसके मास का मेजरमेंट करने के बाद में, उसके मास का पता करने के बाद में हम उसकी क्वालिटी और उसकी कंसनट्रेशन का हम पता लगाते हैं। द वर्ड ग्रेविमेट्री रेफर टू मास, जो ग्रेविमेट्री वर्ड है वो क्या करता है, वो रेफर टू मास, मतलब उसका मतलब हमारा मास ही होता है, वो रेफर करता है मास के लिए। तो गाइज ये हमारा प्रिंसिपल है ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइज बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसे देख लेते हैं क्या होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है उसे बताइए, रिडक्शन क्या होता है उसे बताइए, एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है उसे बताइए। तो गाइस ये तीनों ही चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं, अलग अलग भी पूछ लेता है और कभी हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछ लेता है, एंड ऑल्सो उसकी जो रिएक्शन होती है उसके बारे में भी पूछ लेता है। तो देख लेते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विच ऑक्सीजन और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी कंपाउंड से, अगर किसी कंपोनेंट से हमारा क्या ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, या क्या हो रहा है, और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है या लूज हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फेरस है, फेरस का Fe2+, ये हमारा चेंज हो रहा है Fe3+ में, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है अपने। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से गाइस कह सकते हैं हमारा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है ये। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, ऊपर हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, नीचे हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका गेन होता है। जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी फेरिक फॉर्म है, जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, देन इट कन्वर्ट इनटू फेरस फॉर्म, ये अपनी फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में। तो गाइस ये पूरी रिएक्शंस हैं हमारी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, तो द टाइट्रेशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाई ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसके अंदर हम किसी भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसके अंदर दोनों ही तरह की रिएक्शन होती हैं, उसके अंदर रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो इस तरह से हम उसकी कंपाउंड की कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, द सब्सटेंस डेट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरबाय रिड्यूस्ड टू अ लो वैलेंसी स्टेट। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो यूज होते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन तो कराते हैं बट खुद रिड्यूज हो जाते हैं, मीन्स खुद रिड्यूस होने के बाद में एंड रिड्यूस टू अ लो वैलेंसी स्टेट, अपनी खुद एक लो वैलेंसी स्टेट में रिड्यूस हो जाते हैं दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने के बाद में। ये हमारे क्या करते हैं, दे डेट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरबाय रिड्यूस टू अ लो वैलेंसी स्टेट, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, दूसरे वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके जस्ट उल्टे होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, द सब्सटेंस डेट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू हायर वैलेंसी स्टेट। वो ऊपर वाले रिड्यूस हो रहे थे, जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो रिड्यूस हो रहे थे, और जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू अ हायर वैलेंसी स्टेट। ये हमारे लो वैलेंसी स्टेट में जा रहे थे और ये हमारे हायर वैलेंसी स्टेट में जा रहे हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। जो हमारा आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन होता है, इसे डिफाइन करने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स में। देख लेते हैं क्या होता है।
ऐसा टाइट्रेशन जिसके अंदर हमारा आयोडीन सोल्यूशन एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है टू यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, लाइक सोडियम थायोसल्फेट। ऐसा टाइट्रेशन जिसके अंदर हमारा जो आयोडीन सोल्यूशन है स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन यूज होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज कॉल्ड आयोडीमेट्री। दिस टाइट्रेशन को, दिस रिएक्शन को हम बोलते हैं आयोडीमेट्री। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक सोडियम थायोसल्फेट, उसका क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है बाय द यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन। मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन का यूज करके हम सोडियम थायोसल्फेट का जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। ये हमारी आयोडीमेट्री होती है। इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा आयोडोमेट्री। ऊपर हमारा आयोडीमेट्री था, ये हमारा आयोडोमेट्री है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। व्हेन अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसाइनाइड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करें, लिबरेटेड आयोडीन का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं बाई यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन। इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसाइनाइड। इसमें हम ऊपर हम ले रहे थे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसाइनाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं लिबरेटेड आयोडीन का बाई यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर। इसमें हम एक इंडिकेटर की तरह स्टार्च सोल्यूशन को लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज आयोडोमेट्री। और फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। इसमें हम लिबरेटेड आयोडीन का यूज करते हैं एंड इसमें हम इंडिकेटर लेते हैं स्टार्च सोल्यूशन। तो गाइस आई होप आपको दोनों तरह के टाइट्रेशन समझ आ गए होंगे कि हमारा आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या था। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे हमसे पूछता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसे डिफाइन कीजिए। तो गाइस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन व्हेन द डिजॉल्व एंड अनडिसोसिएटेड आयंस आर इन द इक्विलिब्रियम। तो गाइस जो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। जैसा कि मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है वो हमारे आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे H2O है, ये हमारे H+ और OH- आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्या है ये जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये हमारी क्या है, जो आयंस हैं उनकी आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने H+ ले लिया इंटू OH-। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, है ना। जो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो जो हमारे आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम इस तरह से जनरली कह सकते हैं। तो आई होप आपको जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो समझ आ गया होगा क्या होता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय KSP। इसको हम क्या करते हैं, KSP से डिनोटेड करते हैं। KSP इजिकल टू जो हमारी आयंस की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। गाइस कौन कौन से ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। चलिए देखते हैं गाइस कौन कौन से मेथड हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर एनालिसिस। फर्स्ट हमारा कंडक्टोमेट्री, दूसरा हमारा पोटेंशियोमेट्री एंड थर्ड है पोलरोग्राफी। ये तीन हमारे मेथड हैं जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर किसी भी कंपाउंड के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं या उसके एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज पोलरोग्राफी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पोलरोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस। जो हमारा पोलरोग्राफी है वो एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ऑफ केमिकल एनालिसिस का, जो कि हमारा यूज होता है फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूजेबल एंड ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। ये हमारे ऑक्सीडाइजेबल और जितने भी हमारे रिड्यूजेबल सब्सटेंस हैं उनके डिटर्मिनेशन, उसके क्वालिटेटिव और उनके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। तो गाइस जो हमारी पोलरोग्राफी है आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन को आपने वहीं ऐसे ही लिख देना है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखते हैं क्या है हमारा व्हाट इज़ पोटेंशियोमेट्री। गाइस जो हमारी 5th यूनिट है वो हमारा क्या है, उसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड यूज होते हैं उनके बारे में हमसे पूछता है 5th यूनिट से। तो हमारी जो पोटेंशियोमेट्री ये क्या होती है, ये भी हमारे 2 मार्क्स में आ जाती है। पोटेंशियोमेट्री इज अ टेक्निक दैट इज यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एक टेक्निक है जो कि हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होती है एंड यूजली टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। और ये हमारी जनरली यूज होती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। ये हमारी जो पोटेंशियोमेट्री है वो यूज होती है। तो गाइस इसमें होता क्या देख लेते हैं। इन दिस द पोटेंशियल
बिटवीन इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड यूजिंग अ हाई इम्पीडेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं, पोटेंशियल का यूज करके, है ना, जो हमारा पोटेंशियल है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं हम रेफरेंस सोल्यूशन और दूसरा लेते हैं हम सैम्पल सोल्यूशन। सैम्पल सोल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है, और रेफरेंस सोल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से ही पता है ना, वेल नोन है वो। आप क्या करते हैं, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड के हेल्प से क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो गाइस ये पूरा अपना क्या है, एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सॉल्यूशन की पोटेंशियोमेट्री की हेल्प से उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो गाइस ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में, ये वहीं से लिया गया है गाइस। तो गाइस आप उसे अच्छे से देख लें, 2 मार्क्स के लिए आपने यहाँ पे बता दिया है, बट आपने क्या करना है, अगर 2 मार्क्स में उसकी डेफिनेशन आती है तो आपने पोटेंशियोमेट्री की डेफिनेशन लिख देनी है और आपने इस डायग्राम को बना देना है, बस ज़्यादा को डिफाइन नहीं करना है गाइस। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेम एनी 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री। आपने क्या बताना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के बारे में बताना है जो हमारे पोटेंशियोमेट्री के अंदर यूज होते हैं। ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हैं, क्योंकि इनको रेफरेंस मान के हम किसी भी टेस्ट सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन का पता करते हैं। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड हैं जो हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम जनरली बोलते हैं SHE, और सेकंड वन है हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड जो हमारा पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन होता है उसके अंदर यूज होता है। चलिए गाइस ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं गाइस। इसके अलावा जो हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियोज़ को भी आप अच्छे से देख लें। अगर गाइस ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आई होप आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में यहीं तक। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस इसके PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।